नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले अपनी क्लास ली थी और उसके अंदर अपन ने बात करी थी कि जो यूआरओ एग्जाम है उसके अंदर रणनीति क्या होनी चाहिए, अपने को एग्जाम कैसे क्रैक करना है। और उस दौरान ही मैंने आपसे वादा किया था कि इसका जो पार्ट बी है उसके लिए मैं आपके लिए अलग से क्लास लेके आऊंगा और ये जो पूरा एक्ट है, जो बेयर एक्ट वाली जो हार्ड भाषा है, उसको मैं सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसी कड़ी के अंदर आज हम आपके लिए पहली क्लास लेके आए हैं। पूरा प्रयास किया गया है कि आपको जो एक्ट की भाषा है उसको सरल शब्दों में मैं समझा सकूं। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। देखते हैं ये पूरा एक्ट क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो राजस्थान नगरपालिका एक्ट है इसका पूरा नाम क्या है। तो ये जो एक्ट है इसका पूरा नाम है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। पूरा नाम क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। अगर अपन इसमें बात करें कि इसमें टोटल कितने अध्याय हैं, तो अगर अपन बात करते हैं इसमें टोटल अध्याय की संख्या है 17। टोटल अध्याय कितने हैं? 17। अगर अपन बात करते हैं सर ये टोटल 100 जो 17 अध्याय हैं इसके अंदर कितनी धाराएं हैं, तो इन धाराओं की संख्या है 344। धाराओं की संख्या कितनी है? 344। अब अगर बात करें कि सब इसमें शेड्यूल भी है क्या या अनुसूचियां भी है क्या? जी हाँ, इसके अंदर अनुसूचियां भी मिलती है। और अगर आपसे पूछे कि अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो अनुसूचियों की संख्या मिलती है आपको 6। अनुसूचियां कितनी है? 6। अब अगर अपन बात करते हैं कि ये जो राजस्थान नगरपालिका एक्ट है ये कब बना था? 2009 के अंदर बना था। अब अगर 2009 के अंदर बना है तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान सरकार का ये कौन से नंबर का कानून था 2009 के अंदर, तो ये 18वें नंबर का कानून था। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान सरकार ने 2009 के अंदर इससे पहले 17 कानून बना दिए थे। 18वें कानून के रूप में जो आपके सामने लेके आई थी उसका नाम रखा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। जाहिर सी बात है कि जो सरकार है वो कानून बनाती है तो उसके ऊपर आपको परमिशन चाहिए होती है गवर्नर की। तो अपन बात करें कि ये जो एक्ट है इसके ऊपर गवर्नर की परमिशन कब मिली, तो गवर्नर ने 11/9/2009 को इसको क्या कर दिया था? परमिशन दे दी थी, साइन कर दिए थे। गवर्नर साहब कौन थे इस समय? तो गवर्नर की बात करें तो इस समय गवर्नर थे शैलेंद्र सिंह। इस समय गवर्नर कौन थे? शैलेंद्र सिंह। अब अगर अपन बात करते हैं कि साहब जब ये एक्ट आया था तब इसमें राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और अगर सीएम का पूछा जाए तो सीएम अशोक गहलोत थे। सीएम कौन थे? अशोक गहलोत थे। ठीक है। अब अगर अपन बात करें साहब ये एक्ट लागू कब हुआ, तो ये एक्ट लागू हुआ 15/9/2009 को संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ था। छावनी बोर्ड को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में एक्ट लागू हो गया था। ठीक है। अगर अपन देखते हैं कि साहब इस ये जो 6 शेड्यूल है, इन 6 शेड्यूल के अंदर अपने को क्या क्या वर्णन देखने को मिलता है या ये 6 शेड्यूल है इनका संबंध किससे है। तो अपन बात करें पहली शेड्यूल का, तो पहली शेड्यूल का जो संबंध है धारा 108 से है। पहली जो शेड्यूल का संबंध है धारा 108 से। 108 में क्या है सर? तो धारा 108 में अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल से। फिलहाल मैं आपको थोड़ा मोटा मोटी बता देता हूं कि 108 के अंदर नगर पालिका जो नगर में लोग रहते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाती है। बहुत सारे टैक्स होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के टैक्स नगर पालिका लगाती है। अब मान लो नगर पालिका को आपके ऊपर कोई टैक्स लगा रही है, तो उस टैक्स लगाने के लिए आपको जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि साहब आपके ऊपर ये टैक्स लग रहा है। आपसे आपत्तियां भी मांगी जाएगी कि आपको इसमें कोई आपत्ति है तो बताओ, कोई सुझाव है तो बताओ। तो उस टैक्स के लिए जो पूरा फॉर्मेट होता है कि साहब टैक्स किस पे लग रहा है, कौन सी संपत्ति पे लग रहा है, कितना लग रहा है, उसकी सारी जो डिटेल होती है, एक पूरा उसका फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट आपको कौन सी अनुसूची में देखने को मिलेगा? तो वो फॉर्मेट मिलेगा आपको अनुसूची 1 के अंदर देखने को। अब अगर अपन बात करें कि साहब अनुसूची 2 का संबंध किससे है, तो बच्चों देखो अनुसूची 2 का संबंध है धारा 117 से। धारा तो कौन सी है? 117। अच्छा, अनुसूची 2 और अनुसूची 3 दोनों का संबंध किससे? धारा 117 से। दोनों का ही संबंध आपका यह है कि संपत्ति जो हस्तांतरण होता है, जो आप नगर पालिका के अंदर प्रॉपर्टी लेते हो और उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर करते हो किसी और के, तो उस ट्रांसफर करने के दौरान जो आप फॉर्मेट नगर पालिका को देते हो, क्योंकि नगर पालिका भी अपने रिकॉर्ड के अंदर रखेगी ना साहब ये संपत्ति अब इसके नाम ट्रांसफर हो गई है, क्योंकि जिसके नाम ट्रांसफर होगी एटलीस्ट जो टैक्स जो पे करने के लिए जो दायी होगा वो व्यक्ति, उसकी जानकारी नगर पालिका के पास में होनी चाहिए। तो जो शेड्यूल 2 है वो ये बताती है धारा 117 के अंदर कि आप कोई रजिस्ट्री करवाते हो, किसी दूसरे व्यक्ति ने रजिस्ट्री से कोई प्लॉट खरीदा है, तो इसका जो प्रारूप रहेगा ये नगरपालिका के अंदर शेड्यूल 2 के अंदर आपको रजिस्ट्री द्वारा कोई संपत्ति खरीदी है तो ये जो पूरा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को भर के आपको नगरपालिका के अंदर जमा कराना पड़ता है। अब साहब इसके अंदर जो फॉर्मेट के अंदर जानकारी है वो उसमें दी गई है, वो फॉर्मेट के अंदर आपको पूरी जानकारी फिल करके और नगरपालिका में जमा कराना पड़ता है। कौन सी? अगर आपने रजिस्ट्री के थ्रू अगर कोई प्रॉपर्टी नगरपालिका में परचेज की है तो। और फॉर्मेट कैसा रहेगा? शेड्यूल 2 के अनुसार। अब शेड्यूल 3 में क्या है? सब शेड्यूल 3 के अंदर भी वही है, संपत्ति है, लेकिन अब यहां पे सिस्टम चेंज हो जाता है। अब यहां पे रजिस्ट्री नहीं हो रही है, ये हो रहा है आपका मान लो वसीयतनामा हो गया या किसी ने आपको गिफ्ट में दे दी कोई संपत्ति, तो उस संपत्ति के बारे में जो आप जानकारी दोगे क्या वो शेड्यूल 2 के अनुसार दोगे क्या? नहीं,
वो संपत्ति की जानकारी देनी तो नगर पालिका को है, लेकिन कौन से शेड्यूल के अनुसार देंगे, वो शेड्यूल रहेगा 3। उस शेड्यूल के अंदर अलग फॉर्मेट होगा कि साहब मेरे को नगर पालिका, मैंने ये संपत्ति है, ये मेरे को गिफ्ट के रूप में मिली है, इतनी संपत्ति है, ये इसका फॉर्मेट है, पूरा आपको फॉर्मेट के अंदर फिल करके आपको नगर पालिका में जमा कराना पड़ेगा। अब अगर अपन बात करते हैं कि साहब शेड्यूल जो 4 है उसका संबंध किससे है, तो देखो नगर पालिका आपके ऊपर टैक्स लगाती है, आप नगर पालिका को टैक्स जमा नहीं कराते हो, नगर पालिका ने आपके ऊपर टैक्स लगा दिया, टैक्स जमा कराने के लिए आपको टाइम देती है, और उस टाइम देने के बावजूद आप नगर पालिका के अंदर टैक्स जमा नहीं करते हो, तो नगर पालिका आपको क्या करेगी, एक डिमांड नोटिस, नोटिस ऑफ डिमांड आपको क्या करेगी, जारी करेगी। ये नोटिस ऑफ डिमांड होता है, तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो आपको कौन से शेड्यूल में देखने को मिलेगा साहब, वो आपको जो शेड्यूल है उसका नंबर होगा 4, उस शेड्यूल के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो डिमांड नोटिस है उसका शेड्यूल, जो प्रारूप है, वो प्रारूप आपको, जो शेड्यूल है वो आपको 4 के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपने मान लो डिमांड नोटिस आ गया, डिमांड नोटिस आने के 15 दिन को आपको क्या मिलता है, टाइम मिलता है। हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई होगी, कोई मजबूरी रही होगी कि इसलिए आप नगर पालिका के अंदर टैक्स नहीं जमा कर पाए, तो या तो आपको जो टैक्स, जो डिमांड नोटिस मिला उसके 15 दिन के अंदर आपको नगर पालिका के अंदर जाके टैक्स जमा करा देना है। अगर आप जाके नगर पालिका में टैक्स नहीं जमा कराते हो तो आप जो सक्षम अधिकारी उसके पास में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। अगर आपने अपील नहीं करी है तो नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका आपकी संपत्ति के कुर्की के आदेश जारी करेगी। अब सब ये कुर्की हो रही है, तो इस कुर्की के आदेश कौन सी शेड्यूल, जो कौन सी जो धारा है उसके अंदर दिए गए, तो अपन बात करते हैं ये धारा कौन सी है, 131 है। ये धारा कौन सी है, 131 के अंदर ये दिया गया है। इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो ये जो फॉर्मेट का वर्णन है वो आपके अनुसूची 5 के अंदर देखने को मिलता है। अनुसूची कौन सी होगी, 5 के अंदर आपको इसका फॉर्मेट का वर्णन देखने को मिलता है। ये कुर्की का आदेश कौन निकालेगा साहब, आप जो बन रहे हो ईओ अधिशासी अधिकारी होता है, उसके साइन होते हैं। अधिशासी अधिकारी अपने अध्यक्ष, अधीनस्थ जो भी होता है, सबऑर्डिनेट होता है, उसको संबोधित करते हुए ये आदेश जारी करता है। ये आदेश जो फॉर्मेट होगा कि कौन सी संपत्ति है, कितना बकाया है, कब आपको नोटिस मिला, सारी डिटेल जिस फॉर्मेट के अंदर होगी, वो पूरी फॉर्मेट की जानकारी जिस फॉर्मेट में होगा वो शेड्यूल कौन सी होगी, 5 होगी। अच्छा, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक चल और एक अचल। चल को अपन बोलते हैं मूवेबल और अचल को बोलते हैं इमूवेबल। तो आपको जो अनुसूची 5 के अंदर जो जो शेड्यूल है, जो अनुसूची 5 में जो प्रारूप दिया गया है, जिस प्रारूप के अनुरूप आपको जो कुर्की का जो नोटिस मिलेगा उसके अंदर आपकी मूवेबल संपत्ति के बारे में जानकारी होगी, जो उसकी जो फॉर्मेट है वही आपको इसके अंदर होगा। कहने का मतलब इमूवेबल का इसके अंदर ये जो प्रारूप है इसमें वर्णन नहीं होता है, थोड़ा इतना ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं साहब अनुसूची 6, अनुसूची 6 के अंदर ये कौन सी धारा संबंधित है, इसका संबंध धारा 133 से है, 133 से है। अब साहब इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर है कि साहब आपने, नगर पालिका ने आपको डिमांड नोटिस दे दिया, आपने जमा नहीं कराया, नगर पालिका ने आपके ऊपर वारंट जारी कर दिया, साहब अधीनस्थ को बोला कि इस संपत्ति को क्या किया जाए, कुर्क किया जाए। अधीनस्थ आपके घर पे आएंगे, आपकी संपत्ति को कुर्क कर देंगे। अब इस कुर्क करने के बाद में ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसका एक पूरा फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के अंदर संपत्ति की पूरी डिटेल होती है, कौन कौन सी संपत्ति है जो हमें कुर्क करी है। उसके अंदर आपको टाइम दिया जाता है 5 दिन का, कि 5 दिन के अंदर या तो आप टैक्स जमा करा दो, अगर टैक्स जमा नहीं कराओगे तो नगर पालिका आपकी जो संपत्ति है उसको बेच के अपना पैसा क्या कर लेगी, वसूल कर लेगी। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है ये कौन से शेड्यूल के अंदर मिलता है, तो ये अनुसूची 6 के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार समझे आप। 108 है, पहली शेड्यूल का संबंध कौन सी धारा से, 108 से। उसमें क्या है, नगर पालिका जो टैक्स लगाती है उससे रिलेटेड है। दूसरा जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल 2, और 2 का संबंध है धारा 117 से, और शेड्यूल 3 का संबंध भी धारा 117 से है। 2 के अंदर तो है कि आप कोई रजिस्ट्री करवा रहे हो, कोई प्लॉट की जो खरीद रहा है उसको ये डिटेल पूरी नगर पालिका में देनी है, उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा शेड्यूल 2 के अनुसार। अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति मिली है तो वो अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी देगा, तो वो धारा तो रहेगी 117 ही, नगर पालिका में जानकारी देनी है, लेकिन जो फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट रहेगा शेड्यूल 3 के अनुसार। 4 के अंदर है कि आप टैक्स जमा नहीं कराते हो तो नगर पालिका आपके ऊपर क्या करेगी, डिमांड नोटिस जारी करेगी। डिमांड नोटिस के बारे में आपसे जो जो फॉर्मेट होगा वो कौन से शेड्यूल के अंदर होगा, शेड्यूल 4 के अंदर। अब आपने शेड्यूल 4 के अंदर डिमांड नोटिस भी जमा नहीं करवाया, ठीक है, तो नगर पालिका क्या करेगी, आपकी वारंट जारी करेगी साहब कुर्की के लिए। तो ये वारंट जो जारी होगा कुर्की के लिए, तो इसका जो फॉर्मेट है वो दिया गया आपके 5 के अंदर। और जब कुर्क संपत्ति हो जाएगी तो कुर्क संपत्ति को आपको बोला जाएगा कि या तो पैसे जमा कराओ या हम इसको बेचेंगे, कुर्क कर देंगे, नीलाम कर देंगे। कुर्क हो गई आपकी संपत्ति, अब आपकी संपत्ति क्या होगी, नीलाम होगी। तो ये नीलाम जो होने वाली संपत्ति है इसकी जानकारी आपको कौन से शेड्यूल में मिलती है, 6 के अंदर मिलती है। अब अपन देखते हैं कि देखो अपन ने पढ़ा था कि नगर पालिका के अंदर कितनी धाराएं हैं, धाराएं हैं अपनी 344, अध्याय कितने हैं, 17, ठीक है। तो क्या अपने को पूरी 300 धाराएं पढ़नी है क्या इस एक्ट के अंदर या इस एग्जाम के लिए,
नहीं, अपने को ये पूरी 300 धाराएं नहीं पढ़नी है। सरकार ने अपने को यहाँ पे थोड़ा सा छूट दी है, ईओआरओ सिलेबस के अंदर कौन कौन से अध्याय हैं, ठीक है। अब अगर अपन बात करेंगे अध्याय 1 के अंदर, तो प्रारंभिक और धारा 1 और 2 के बारे में बताया गया है, तो इसमें मोटा मोटा इसके बारे में परिचय दिया गया है। 3 के अंदर अध्याय जो 2 है, इसके अंदर नगर पालिका का गठन व शासन के बारे में बताया गया है, तो अपने को ये पढ़ना है धारा 3 से लेके 50 तक। फिर अध्याय 3 आएगा नगर पालिका का कार्य संचालन, इसके अंदर और वार्ड समितियां, इसमें धारा रहेगी 51 से लेके 66 तक। अगर बात करें अध्याय 4, तो अध्याय 4 के अंदर नगर पालिका की संपत्ति और धारा रहेगी 67 से लेके आपके 75 तक। अब अगर अपन बात करेंगे अध्याय 5 के अंदर क्या है, तो नगर पालिका का वित्त और नगर पालिका की निधि है। अब इसका संबंध ये जो कौन सी धाराएं से है, तो धारा 76 से लेके 89(8) तक है, ठीक है, 89(a) तक है। अध्याय 6 आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला जो आपको अध्याय पढ़ना है वो पढ़ना है 7 नंबर का अध्याय, इसमें है नगर पालिका का राजस्व। धारा रहेगी आपके 101 से लेके 140 तक आपको पढ़नी है। फिर अध्याय 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी आपके सिलेबस में नहीं है। आपको अध्याय अगला कौन सा पढ़ना है, 11 नंबर पढ़ना है। उसका जो हेडिंग रहेगा वो नगर पालिका का विकास व नगरीय योजना रहेगा। धारा रहेगी 159 से 199 तक रहेगी, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में अगला अपन देखते हैं कि अध्याय 12 रहेगा, जिसका हेडिंग रहेगा नगर पालिका की शक्तियां व अपराध, और धारा रहेगी 200 से लेके 297 तक, 297 तक, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अध्याय 13, इसका हेडिंग क्या है, तो इसका हेडिंग रहेगा अभियोजन विवाद, धारा 298 से लेके और 308 तक अपने को ये पढ़ना है। फिर अपन देखते हैं अगला अध्याय कौन सा है, अगला अध्याय नंबर है 40, और इसका जो हेडिंग है वो है नियंत्रण, ठीक है। और ये जो धारा रहेगी 309 से लेके 327 तक आपको इसको पढ़ना है। बाकी जो जितनी भी है 17 तक है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले नगर पालिका एक्ट को डिटेल से पढ़ना, और सबसे पहले अपन देखते हैं अध्याय 1, जिसका हेडिंग क्या है, प्रारंभिक। आपने जैसे संविधान पढ़ा होगा, तो संविधान का भी पहला पहला होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब होता है कि उसके बारे में आपको क्या मिलता है, परिचय मिलता है। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक है उसके अंदर धाराएं कितनी है, 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। अब धारा 1 के अंदर क्या है, तो धारा 1 के अंदर है नगर पालिका जो एक्ट है उसका संक्षिप्त नाम, नगर पालिका एक्ट 2009, ये इसका क्या हो गया, संक्षिप्त नाम हो गया, ये धारा 1 के अंदर है। फिर बोला कि ये लागू कहां कहां होगा, क्या ये पूरे राजस्थान में होगा का, जी हाँ, ये लागू पूरे राजस्थान में होगा, लेकिन जो छावनी बोर्ड है, आर्मी कंटोनमेंट एरिया, उसके अंदर ये लागू नहीं होगा, वहां पे नगर पालिका के रूल्स लागू नहीं होंगे। बाकी पूरे राजस्थान में ये एक्ट लागू होगा। अच्छा, लागू होने की डेट भी दी हुई है, 15/9/2009 से ये पूरे राजस्थान के अंदर क्या हो गया था, लागू हो गया था, ठीक है। अब अगर अपन बात करेंगे अध्याय जो धारा 2 है, इसके अंदर क्या है, तो साहब इसके अंदर है परिभाषाएं। परिभाषाओं में क्या है कि नगर पालिका में जो कुछ टेक्निकल वर्ड है उनको समझाया गया है कि इस वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है। तो इसको आप डिटेल के अंदर कोई किताब या एक्ट के अंदर उसको देख लेना, यहां से क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है परिभाषाओं से। अगला अपन देखते हैं कि राजस्थान नगर पालिका एक्ट का अध्याय कौन सा आता है, तो राजस्थान नगर पालिका एक्ट का अगला अध्याय आता है 2। अगर बात करें कि इसका हेडिंग क्या है, तो साहब इसका हेडिंग है नगर पालिका का गठन व शासन। नगर पालिका का गठन व शासन। धाराएं कितनी है साहब, इसके अंदर धाराएं हैं 3 से लेके धारा 50 तक। धाराएं कितनी है, 3 से लेके 50 तक। अपन बात करते हैं साहब पहली जो धारा है उसके अंदर क्या है, तो पहली जो अपन अध्याय 2 की पहली धारा, मतलब धारा का संख्या कौन सी हो गई, 3 हो गई। अगर इसके अंदर किसका वर्णन किया गया, तो इसके अंदर है नगर पालिका का परिसीमन, यानी नगर पालिका का डिलिमिटेशन, मतलब कोई भी क्षेत्र। अब डिलिमिटेशन के अपन देखते हैं कि कौन करता है। अगर बात करें डिलिमिटेशन है या नगर पालिका का परिसीमन है, वो कौन करेगा साहब, या ऑर्डर कौन देगा इसके बारे में, क्या नगर पालिका खुद से ऑर्डर ले लेगी, क्या नहीं, इसका ऑर्डर कौन देगा, आपके राज्य सरकार इसका क्या करेगी, परिसीमन करवाएगी, ठीक है। करेगा कौन, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आपसे, करेगा परिसीमन कौन करेगा, तो परिसीमन का काम है नगर पालिका के खर्चे के ऊपर। खर्चा किसका होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, खर्चा किसका होगा, नगर पालिका का खर्चा होगा। नगर पालिका के खर्चे के ऊपर क्या होगा, परिसीमन होगा। करने वाला व्यक्ति कौन है, कलेक्टर है, या फिर कलेक्टर के द्वारा जो भी संबोधित अधिकारी होगा, कलेक्टर को खुद को टाइम नहीं है तो वो किसी और को बोलेगा साहब आप जाके ये काम क्या करो, कर दो, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑर्डर कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। खर्चा किसका लग रहा है, नगर पालिका का लग रहा है। करने वाला व्यक्ति कौन है, तो कलेक्टर या कलेक्टर के द्वारा अनुमोदित जो भी अधिकारी है वो इसका क्या करेगा, परिसीमन करेगा। अच्छा, अब आपके ये डाउट हो सकता है कि सर कोई नगर पालिका नई बनी है, तो नई नगर पालिका बनी है, सर उसमें तो नगर पालिका बनी है, तो वहां पे नगर पालिका खर्चा कैसे उठाएगी, अभी नगर पालिका बनी नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो नगर पालिका नई नई बनी है उसके लिए राज्य सरकार जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो अलग से फंड प्रोविजन करती है। जैसे अभी राजस्थान के अंदर 25 नई नगर पालिकाएं बनी है,
तो जो नई नगर पालिकाएं बनी है उसे राजस्थान सरकार क्या करेगी, जो बजट होता है उसके अंदर इसका क्या करती है, अलग से प्रावधान करती है। साफ भवन बनेगा, उसके लिए भवन होगा, गाड़ी वगैरह चाहिए होगी, सारे खर्चे होंगे, तो उन सब के लिए प्रॉपर एक अलग से क्या देती है, बजट देती है। ये जो अपन बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं खर्चे की, नगर पालिका का जो खर्चा है, इसका मतलब ये है कि नगर पालिका बन चुकी है, उसके वार्डों का क्या हो रहा है, सीमांकन हो रहा है। जो वार्ड है नगर पालिका के अंदर, मान लो 30 वार्ड है, अब चुनाव हो रहे हैं साहब, वार्ड की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ गई है, तो वार्डों की संख्या चेंज होगी, वार्डों की संख्या का अगर दोबारा सीमांकन होगा तो यहाँ पे जो खर्चा लगेगा वो खर्चा किसका लगेगा, नगर पालिका का लगेगा। नगर पालिका सर ये पैसा कहां से लाएगी, तो नगर पालिका के पास में इसके लिए खुद से अलग बजट होता है, जिसे नगर पालिका निधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नगर पालिका निधि। ठीक है, अगली अपन बात करते हैं कि सर परिसीमन में क्या क्या हो सकता है। परिसीमन के अंदर क्या क्या हो सकता है, सब परिसीमन के अंदर क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। एक तो हो सकता है कि साहब एक जो नया गांव है, जो गांव उस पूरे गांव में जहां पे पंचायत समिति थी, वहां पे सरकार बोल दे कि साहब ये गांव अब आज से क्या हो रहा है कि पंचायत समिति की जगह अब ये क्या बन गया, नगर पालिका बन गया। पूरे के पूरे गांव को क्या बना दिया, नगर पालिका बना दिया। इससे पहले ये गांव क्या था, पंचायत समिति था। तो अब बोले सर वहां पे जो सरपंच हैं, जो वार्ड पंच हैं, जो उप सरपंच हैं, उनका क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है कि जो सरपंच होगा वो नई नगर पालिका बन रही है, तो उस नई नगर पालिका का क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। अपन बात करेंगे सर उप सरपंच है उसका क्या होगा, तो जो नई नगर पालिका बन रही है उस नई नगर पालिका वो क्या हो जाएगा, उपाध्यक्ष हो जाएगा। और जो वार्ड पंच है वो वार्ड पंच उस नई नगर पालिका के अंदर क्या हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे, एज ए मेंबर के रूप में क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना है कि जो कोई गांव है, जो पूरा गांव है वो अब क्या बन गया है, नगर पालिका बन गया है, तो क्या वहां पर अब पंचायत समिति जो अधिनियम है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है, क्या वो लागू होगा, क्या नहीं। अब वो जो लागू अधिनियम है वो अब नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एक चीज है, नगर पालिका के जो पंचायत समिति के जितने भी असेट्स हैं, जो दायित्व हैं, वो सारे के सारे अब किसके पास में चले जाएंगे, नगर पालिका के पास में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं कि क्या हो सकता है कि साहब पुरानी नगर पालिका में कोई नया गांव जुड़ता है। ठीक है, साहब एक नगर पालिका है, मान लो नगर पालिका कोई एक्स है, उस नगर पालिका का सीमा का क्या किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। उस सीमा विस्तार के दौरान क्या होगा कि जो पड़ोसी गांव है, उस पड़ोसी गांव को अब इस नई नगर पालिका के अंदर क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया है। पड़ोसी गांव यानी नया गांव उसके अंदर क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो क्या होगा, सब उस गांव के जो सरपंच, सब अब पहले तो अपन ने देखा है पूरी फ्रेश नगर पालिका बन रही थी, तो फ्रेश नगर पालिका के अंदर तो जो सरपंच है वो अध्यक्ष हो जाएगा, वार्ड पंच है जो पार्षद बन जाएगा, उप सरपंच है वो उपाध्यक्ष हो जाएगा। ये तो पहले से ऑलरेडी नगर पालिका है, वहां पे जो अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष भी है, पार्षद भी है। तो साहब ये जो गांव जुड़ा है, जो पुरानी नगर पालिका के अंदर गांव जुड़ा है, तो वहां के सरपंच उप सरपंच उनका क्या होगा। तो ये बोला गया है कि जो वहां के सरपंच हैं, उप सरपंच हैं और जो वार्ड पंच है, वो सब के सब ये जो नई नगर पालिका के अंदर जो गांव जुड़ा है, ये पुरानी नगर पालिका में जो गांव जुड़ा है उसके अंदर ये क्या होंगे, पार्षद बनेंगे। ये क्या बन जाएंगे, पार्षद। क्या अध्यक्ष भी पार्षद होगा क्या, बिल्कुल अध्यक्ष भी क्या होगा, पार्षद होगा। क्या उपाध्यक्ष भी पार्षद होगा, क्या उपाध्यक्ष भी पार्षद ही होगा। क्या सर वार्ड पंच भी पार्षद होंगे क्या, हाँ वार्ड पंच भी पार्षद होंगे। यानी सब के सब वो लोग क्या बन जाएंगे, पार्षद बन जाएंगे। दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि साहब पुरानी नगर पालिका का विभाजन कर दिया जाए। मान लो कोई नगर पालिका है, सरकार को ऐसा लगता है, जैसे एग्जांपल ले लो जयपुर। जयपुर में पहले क्या था, जयपुर की जो नगर पालिका थी, उस नगर निगम था, उसको सॉरी क्या किया सरकार ने, दो भागों में तोड़ दिया। जयपुर हेरिटेज और जयपुर क्या कर दिया, ग्रेटर कर दिया। तो वैसे ही मान लो सरकार के जैसे साहब ये बहुत बड़ा है, इसको क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो सरकार क्या कर सकती है, एक नगर पालिका है, बड़ी नगर पालिका है, उसको क्या कर देगी, दो टुकड़ों में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो अपन ने देखा कि क्या होगा, नगर पालिका को विभाजन कर दिया जाए। या फिर क्या होगा कि दो नगर पालिकाएं हैं, उन दो नगर पालिकाओं को सरकार को लगता है कि इनको जोड़कर क्या बना दिया जाए, एक बना दिया जाए। जैसे वही एग्जाम्पल, जो जयपुर नगर पालिका है, जो जयपुर नगर निगम है, उस जयपुर नगर निगम में अब क्या हुआ, जयपुर ग्रेटर और जयपुर जो हेरिटेज है, दोनों को वापस क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। अब जब ये नई के अंदर जो मिला रहे हैं, तो इसके अंदर सर बोले कौन से में मिलेगी। तो हमेशा ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो बड़ी नगर पालिका है वो हमेशा, जो छोटी नगर पालिका है वो हमेशा किस में मिलेगी, बड़ी नगर पालिका में। यानी छोटी नगर पालिका को किस में मिला दिया जाएगा, बड़ी नगर पालिका के अंदर मिला दिया जाएगा। अच्छा सर बोले उसके जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं और जो उसके पार्षद वगैरह हैं, उनका क्या होगा। तो वो जो नई नगर पालिका जिसमें वो जुड़ रहे हैं, बड़ी नगर पालिका, उसमें सारे के सारे वो क्या कहलाएंगे, पार्षद कहलाएंगे। उसमें सारे के सारे वो लोग क्या कहलाएंगे, पार्षद कहलाएंगे। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि साहब उस पूरी सरकार चाहे तो भाई सरकार उस पूरी नगर पालिका को ही हटा देगी कि साहब इतने दिन ये क्या थी, नगर पालिका थी। मान लो कोई एक्स गांव है, वो एक नगर पालिका है, सरकार को लगता है कि नहीं हमने इसे गलत बना दिया, हमें वापस इसे क्या बना देना चाहिए, पंचायत समिति बना देना चाहिए।
तो मतलब सरकार ने उसका क्या कर दिया, अपवर्जन कर दिया। मतलब नगर पालिका को हटा के वापस क्या बना दी, पंचायत समिति बना दी। क्या हुआ, अपन ने यही बोला था संपूर्ण नगर पालिका क्या हो जाएगा, अपवर्जन हो जाएगा। तो सर अपवर्जन हो गया तो फिर क्या होगा, तो अपवर्जन के अंदर आप देखोगे नगर पालिका के पास में जो भी दायित्व हैं, ठीक है, जो भी उसके कर्ज हैं, जो भी उसको देनदारियां हैं, जो भी कानूनी दायित्व हैं, कानूनी दायित्व मतलब नगर पालिका के अंदर आपने मान लो नगर पालिका थी, आपने नगर पालिका के अंदर रोड बनाई और रोड के आपको नगर पालिका के ऊपर 1 करोड़ रुपए टैक्स, वो जो पैसा है वो आपका बकाया पड़ा है, आपने काम कंप्लीट कर दिया लेकिन नगर पालिका ने अभी आपको पेमेंट नहीं किया है और नगर पालिका क्या हो गई, भंग हो गई और नगर पालिका क्या बन गई, पंचायत समिति बन गई। तो साहब आप टेंशन में आ जाओगे, मेरा पैसा कौन देगा, मेरा पैसा डूब गया। नहीं, आपका पैसा डूबेगा नहीं। ये जो सारे के सारे दायित्व हैं अब ये किसमें निहित हो जाएंगे, राज्य सरकार, जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अंदर ये निहित हो जाएंगे। दूसरा, नगर पालिका के पास में जो भी समस्त निधि है, फंड है, राज्य सरकार के पास में चली जाती है। मान लो नगर पालिका थी, नगर पालिका ने टैक्स वसूल किया, नगर पालिका के पास में इनकम के और भी सोर्स थे, उन सोर्स से नगर पालिका के पास में मान लो 1 करोड़ रुपए है, तो क्या सर वो 1 करोड़ रुपए कहां चले जाएंगे, तो 1 करोड़ रुपए भी अब किसके पास में चले गए, राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास में चले जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि धारा 108 के अंदर वो टैक्स वसूल करती है, वो प्रारूप अपने फॉर्मेट पढ़ा था। तो नगर पालिका का जनता के ऊपर क्या है, टैक्स बाकी है, नगर पालिका जनता से क्या मांगती है, टैक्स के पैसे मांगती है। तो क्या सर उसका क्या होगा, तो जो नगर पालिका के ऊपर बकाया टैक्स कर वसूली है वो कब कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। साहब आपके अंदर टैक्स बाकी है, राज्य सरकार बोलेगी अब टैक्स कौन लेंगे, हम लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब नगर पालिका का विघटन हो जाता है, अपवर्जन हो जाता है, अपवर्जन होने के बाद में क्या होगा, पंचायत समिति बना दी जाती है, तो राज्य सरकार उस पैसे को क्या करती है, जो पंचायत समिति है उस पंचायत समिति को ही वो पैसा क्या कर देती है, सौंप देती है कि साहब ये पैसा आप पकड़ो, आप अपने जो भी विकास के अंदर खर्च करो। क्या पंचायत समिति अपनी मनमर्जी से खर्च कर सकती है, नहीं, वहां पे कौन सा एक्ट लागू होगा, पंचायती राज जो एक्ट है वो आपके क्या होगा, लागू होगा, उसके अनुसार ही आपको ये पैसा क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो अपन ने देखा कि नगर पालिका क्या हो रहा है, अपवर्जन हो रहा है। एक अपवर्जन तो क्या हुआ कि पूरी की पूरी नगर पालिका क्या हो गई, हट गई है, पूरी की पूरी नगर पालिका अब क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। दूसरा अपवर्जन क्या हो सकता है कि साहब नगर पालिका बड़ी है, उस नगर पालिका का कोई क्षेत्र है, मान लो नगर पालिका बहुत बड़ी है, उस नगर पालिका का एक हिस्सा है, उसको राज्य सरकार को ऐसा लगा कि साहब इस क्षेत्र को क्या कर दो, हटा दो। मान लो नगर पालिका ए है, उसके पास में एक गांव है बी, और राज्य सरकार को लगता है कि ये गांव अभी गांव ही रहने दो, इस गांव को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल नहीं करते हैं। तो राज्य सरकार उस जो गांव बी है उसका क्या कर देगी, अपवर्जन कर देगी। तो ये देखो उस क्षेत्र का क्या कर देगी सरकार, क्या कर देगी, अपवर्जन कर देगी। अब सब क्या होगा, तो उस क्षेत्र के मान लो साहब में जो नगर पालिका ए है, उस नगर पालिका ए के अंदर मान लो कोई पार्षद है, तो पार्षद क्या होंगे, उस पोस्ट से हट जाएंगे। क्या सर अब वो पार्षद नहीं, सब वो पार्षद काय को रहेंगे, वो तो गांव में चले गए। क्या गांव में अब नगर पालिका है, क्या नहीं, पंचायत समिति है, क्या पंचायत समिति होगी, चुनाव होंगे तब देखा जाएगा। ठीक है, अब आपने बोला कि साहब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या होगा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर मान लो जो गांव बी है, उस गांव बी की जो सीट पहले नगर पालिका में शामिल थी और वहां से वो जीत के आते थे, जो पार्षद जो अध्यक्ष और जीत के आए हुए हैं, अब सब गांव तो हट गया, जो गांव नगर पालिका में रहा ही नहीं है, अब वापस वो गांव है, वो गांव भी बन गया, पंचायत समिति में चला गया, लेकिन वहां से जीत के कौन आए हुए, अपने अध्यक्ष आए हुए हैं। तो क्या वो तो पद पे रहेंगे, क्या नहीं। जब पोस्ट ही नगर पालिका रही नहीं है, वो गांव रहा ही नहीं है, तो वहां से जीते हुए व्यक्ति कैसे रह सकते हैं, तो वो अपने पोस्ट से क्या हो जाए, हट जाएगा, यानी नगर पालिका का अब वो अध्यक्ष नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, टेक्निकल चीज है। अब आते हैं अपने धारा 4 के अंदर। धारा 4 ये कहती है कि बोर्ड को एक्ट के कुछ उपबंधों के अंदर परिवर्तन को से छूट देने की क्या होती है, शक्ति होती है। ठीक है, जो नगर पालिका बोर्ड है उसे राजस्थान नगर पालिका एक्ट के कुछ उपबंध प्रोविजन ऐसे हैं जो इनको परिवर्तन यानी लागू करने से उनको क्या दे रही है, छूट दे रही है। साहब ये छूट कौन देती है, तो ये छूट देती है स्टेट गवर्नमेंट। ये छूट कौन देती है, स्टेट गवर्नमेंट। ये प्रोविजन क्यों रखा गया, ये प्रोविजन इसलिए रखा गया कि मान लो कोई नगर पालिका बननी है, नई नगर पालिका बनी है, उस नई नगर पालिका के अंदर कौन सा एक्ट लागू होगा, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009। ये पूरा एक्ट लागू होना उस नगर पालिका की नई नगर पालिका के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसी टेक्निकल दिक्कत आ रही है कि मान लो कि नई नगर पालिका वो एक्ट या वो धारा है वो लागू नहीं कर पा रही है। सपोज करो कि मान लो नई नगर पालिका बनी ए, और एक प्रोविजन ऐसा कहता है कि नई नगर पालिका के अंदर मान लो एक जो सीवरेज का पूरा मास्टर प्लान होगा और उसको वो लागू करना है। ये एक्ट की कोई सी धारा इसको कह रही है। तो राजस्थान सरकार अगर चाहे तो उस नगर पालिका को छूट दे सकती है, क्योंकि वो नई नगर पालिका बनी है और वो इतना व्यवस्था नहीं कर सकती। तो राजस्थान सरकार ये बोलेगी कि साहब आपको ये एक्ट लागू करने में क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। मगर वो पूरा सारा एक्ट लागू होगा, लेकिन वो जो
एक फिक्स पार्ट है वो उस नगर पालिका के ऊपर लागू नहीं होगा। ये छूट देने की पावर किसके पास में है? राजस्थान सरकार के पास में है। क्या राजस्थान सरकार अपनी मनमर्जी से दे सकती है कि बोल दिया साहब भजनलाल जी ने कि जाओ आपको ये छूट दी जाती है? नहीं, इसके लिए प्रॉपर गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, साहब इस नगर पालिका को ये एक्ट लागू करने में क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है। हाँ, ये हो सकता है कि राजस्थान सरकार बदले के अंदर आपको कोई दूसरी नियम या शर्त आपके ऊपर लागू कर दे, वो शर्त से तो आपको क्या दे दे, एक्सक्यूज दे दे, लेकिन दूसरी कोई शर्त आपके ऊपर क्या कर दे, लागू कर दे, ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है, सरकार चाहे तो संपूर्ण अधिनियम या उसकी कुछ धाराओं में, यानी अगर गवर्नमेंट चाहे कोई नई नगर पालिका बनी है, क्या पूरे एक्ट में छूट दे सकती है? बिल्कुल साहब, पूरे एक्ट में छूट दे सकती है। क्या उसकी कुछ धाराओं में छूट दे सकती है? कुछ धाराओं में दे सकती है। क्या सिंगल एक धारा में दे सकती है? एक धारा में, यानी सरकार चाहे उसमें कुछ भी चाहे छूट दे सकती है। ठीक है, ऐसी शक्ति का प्रयोग तब किया जाएगा जब एक्ट की कोई धारा स्थानीय परिस्थितियों के प्रतिकूल हो या उस क्षेत्र के विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या बन रही है, बाधा बन रही है। ठीक है, मैंने यही तो बताया कि आपको कोई उस एक्ट को लागू करने के अंदर वहां पे क्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सरकार बोल देगी साहब आपको इस एक्ट के अंदर ये आपको हम क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, ये आपको लागू, ये जो चीज आपके ऊपर लागू नहीं होगी। इसके बदले सरकार चाहे तो कोई विशेष अलग से नियम दे सकती है। अगली अपन धारा देखते हैं कि धारा 5 नगर पालिका की स्थापना और नगर पालिका का क्या है, निगमन है। ठीक है, नगर पालिका कैसे बन रही है, बात यहाँ पे हो रही है। नगर पालिकाएं जो होती है शहरी क्षेत्र के अंदर वो कितने प्रकार की होती है, तो देखो दोस्तों, नगर पालिकाएं होती है 3 प्रकार की। सबसे जो छोटी होती है उसे बोलते हैं नगर पालिका, उससे जो बड़ी होती है उसे बोलते हैं नगर परिषद, और जो उससे बड़ी होती है उसे बोलते हैं नगर निगम। 3 अलग अलग प्रकार की होती है तीनों चीज। ठीक है, अब आपसे बोलोगे सर जो छोटी नगर पालिका होती है, जो सबसे छोटी होती है, वो कैसी होती है या उसको कैसे बनाया जाता है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो छोटी नगर पालिका होती है वो कौन सा होगा, संक्रमणशील, जो संक्रमणशील क्षेत्र होगा उसे क्या बोलेंगे, नगर पालिका। संक्रमणशील क्षेत्र क्या, कि ना तो वो गांव है और ना वो क्या है, शहर है। मतलब गांव अब किसकी तरफ बढ़ रहा है, शहर बनने की तरफ बढ़ रहा है, और उसे राजस्थान सरकार चाहे तो क्या दे सकती है, नगर पालिका का दर्जा दे सकती है। अच्छा, अब ये जो दर्जा देने के लिए क्या होना चाहिए कि साहब आप, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो नगर पालिका होती है जो पहली स्टेज के ऊपर होती है, ये भी अलग अलग स्टेज के अंदर होती है, यानी इसकी भी कैटेगरी है। नगर पालिका ग्रेड 4, नगर पालिका ग्रेड 3 और नगर पालिका ग्रेड 2। जैसे अभी आपकी जो पोस्ट आई है नगर पालिका के अंदर ईओ की, तो इसमें अधिशासी अधिकारी आपकी ग्रेड 4 है, यानी आपकी ड्यूटी कहां लगेगी, जो राजस्थान नगर पालिका की जो ग्रेड 4 है, जो 4th ग्रेड की नगर पालिकाएं हैं, यानी छोटी नगर पालिकाएं हैं, वहां पे आपकी क्या लगेगी, ड्यूटी लगेगी। क्योंकि आप नए नए हो, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा अनुभव देने के लिए छोटी नगर पालिकाओं के अंदर लगाया जाएगा। फिर आपका प्रमोशन होगा तो आप नगर पालिका के अंदर अधिशासी अधिकारी 3rd ग्रेड के अंदर जाओगे, यानी जो 3rd ग्रेड की नगर पालिकाएं सरकार में लिस्टेड होगी वहां पे आपकी क्या होगी, पोस्टिंग होगी। उसके बाद में आप थोड़े और मेच्योर हो जाओगे तो राजस्थान सरकार की जो 2nd ग्रेड की जो नगर पालिकाएं हैं वहां पे आपकी क्या होगी, जो पोस्टिंग होगी, क्योंकि वो क्षेत्र थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अच्छा, आप बोलोगे सर इसके लिए जनसंख्या कितनी सरकार ने डिसाइड कर रखी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि नगर पालिका बनाने के लिए मिनिमम आपके पास में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10,000 की, यानी 10,000 से कम जनसंख्या है तो वो फिर गांव नगर पालिका के अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे 4th ग्रेड के अंदर, वैसे ये नहीं पूछेंगे लेकिन अगर कभी पूछ ले कि जो नगर पालिका ग्रेड 4th है उसके अंदर जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो उसके अंदर आपकी जनसंख्या होनी चाहिए 10,000 से लेके 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए और 25,000 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आप बोलोगे सर नगर पालिका 3rd ग्रेड के लिए कितनी जनसंख्या की है, तो उसमें 25,000 से लेके, यानी 25,000 से तो प्लस होनी चाहिए और 50,000 से क्या होनी चाहिए, कम जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा अपन देखते हैं कि साहब ये जो नगर पालिका 2nd ग्रेड बनेगी तो उसके अंदर जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, क्योंकि शहर बढ़ रहा है तो आपकी ग्रेड भी बढ़ रही है, मतलब नगर पालिका 2nd ग्रेड होगी तो नगर पालिका 2nd ग्रेड की जो आबादी है वो 50,000 से लेके 1 लाख, यानी 50,000 से तो ज्यादा होनी चाहिए और 1 लाख से वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूसरा अपन देखते हैं कि साहब यहाँ पे जो नगर पालिका बन रही है इसके अंदर डेंसिटी कितनी होनी चाहिए इंसानों की, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे ज्यादा अगर डेंसिटी है तो वही क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जा सकता है, उससे कम वाले को, डेंसिटी वाले को नगर पालिका क्षेत्र घोषित नहीं कर सकते। तीसरा अपन देखते हैं कि नगर पालिका को प्रत्येक व्यक्ति से प्राप्त आय, यानी नगर पालिका बन रही है तो नगर पालिका बन रही है तो साहब उसके खर्चे भी होंगे। ठीक है, उसको इनकम का सोर्स भी तो देखना पड़ेगा। नगर पालिका बना दी और नगर पालिका के पास में पैसे ही नहीं आ रहे तो नगर पालिका अपना काम कैसे कर पाएगी। तो ये कैलकुलेशन देखा जाता है कि जो भी वहां पे उस क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनसे एटलीस्ट 10 रुपए, कम से कम प्रत्येक व्यक्ति से 10 रुपए या उससे ज्यादा इनकम तो नगर पालिका को होनी ही चाहिए। अगर इससे कम इनकम है तो नगर पालिका सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी ये एक क्राइटेरिया रखा गया है कि 10 रुपए या उससे कम उसमें क्या होनी चाहिए, इनकम सोर्स नगर पालिका के पास में होना चाहिए कि इनकम आ रही है लोगों से।
फिर जो गैर कृषि कार्य है उसमें जनता की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है गांव के जो लोग होते हैं उनकी जो एग्रीकल्चर में हिस्सेदारी ज्यादा होती है। अब गांव ही अगर उसको नगरपालिका बना दिया तो फिर वो कैसे बैठेगा, उसको तो गांव को गांव ही रहने दो। लेकिन अपन ने देखा कि ये गांव ऐसा गांव है कि जिसमें अब जनसंख्या है जो गैर कृषि कार्यों में उनकी संख्या क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो सरकार ये कहना चाहती है कि 10% किसी गांव की जनसंख्या का 10% लोग अगर गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि साहब ये क्या बन सकता है, अब नगर बन सकता है और इसे हम नगर पालिका का दर्जा दे सकते हैं। बात ये किसकी हो रही है, नगर पालिका की। अब अपन देखते हैं नगर निगम या नगर परिषद, सॉरी अपन कौन सा देख रहे हैं, नगर परिषद। सर नगर परिषद किसको बनाया जाएगा, तो नगर परिषद उसको बनाया जाएगा जो लघु शहरी क्षेत्र हो। मतलब ये तो क्या था, छोटा गांव था, गांव ही अब क्या बन रहा था, शहर बन रहा था। ये क्या बन रहा है, लघु शहर, मतलब छोटी सिटी है जो अब बड़ी हो रही है धीरे धीरे। अब यह क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, यानी ये सेकंड से भी अब क्या हो गई, बड़ी हो गई है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा है नगर परिषद के लिए, तो नगर परिषद के लिए जो क्राइटेरिया रखा है वो सरकार ने बोला है कि आपके वहां पे जो आबादी है वो 1 लाख से लेके कितनी होनी चाहिए, 5 लाख तक। यानी 1 लाख से तो ज्यादा होनी चाहिए और 5 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। साहब ये नहीं है तो क्या वो नहीं बनेगा, क्या नहीं बन सकता है। अगर सरकार ने क्या बना दिया, कोई शहर है और उसको क्या बना दिया, डिस्ट्रिक्ट बना दिया, ठीक है, मान लो कोई शहर है उसे क्या बना दिया, जिला बना दिया, तो उस जिले की जनसंख्या, वो जिला है तो वो जिला अब क्या बन सकता है, नगर परिषद बन सकता है क्या, बिल्कुल नगर परिषद बन सकता है। सपोज करो जैसे कुचामन है, कुचामन के अंदर अभी क्या है, नगर परिषद है। मान लो कुचामन नगर परिषद नहीं हो लेकिन नगर निगम हो, और कुचामन को क्या बना दिया गया, जिला बना दिया गया, और आबादी कुचामन की 1 लाख से क्या है, कम है, तो क्या नगर परिषद बन सकती है क्या, हाँ बिल्कुल बन सकती है। क्यों बन सकती है, क्योंकि नगर जो कुचामन है उसे क्या बना दिया गया, जिला। तो यानी कहने का मतलब है कि 1 लाख से आबादी क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, 5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर ये जो टर्म है इसको ये फुलफिल नहीं करती है तो फिर एक कंडीशन हो सकती है कि आपका वो जो शहर है जिसको नगर परिषद बनाया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम जिला मुख्यालय होना ही चाहिए। दूसरी अपन बात करते हैं डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो डेंसिटी इसके अंदर होनी चाहिए 500 व्यक्ति, कम से कम 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने चाहिए। इतना जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करता हो तब उसको नगर परिषद में बनाया जा सकता है। कंपलसरी नहीं है, बनाया जा सकता है, गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगला देखते हैं साहब, उस क्षेत्र के अंदर नगर पालिका को इनकम कितनी होनी चाहिए, यानी नगर पालिका को उस जो नगर परिषद तो बना दी और नगर परिषद बनाने के बाद में और खर्चे बढ़ जाते हैं और इनकम नगर पालिका की है नहीं, तो नगर पालिका सर्वाइव कैसे करेगी। तो वही बात है कि यहाँ पे बोला गया है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से प्रति व्यक्ति नगर पालिका को कम से कम 200 रुपए की इनकम तो होनी ही चाहिए, तब जाके उस क्षेत्र को क्या बनाया जा सकता है, नगर परिषद बनाया जा सकता है। दूसरा, जो गैर कृषि कार्य है उसके अंदर उस क्षेत्र के कितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, तो उसके लिए बोला गया कि 25% या उससे ज्यादा लोग अगर गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं तो ही उस क्षेत्र को क्या किया जा सकता है, नगर पालिका कंसीडर किया, नगर परिषद कंसीडर किया जा सकता है। सरकार ऐसा कर सकती है। अच्छा, अब एक चीज बोलो कि आप बोलोगे साहब जिला मुख्यालय भी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। दूसरी चीज सर जनसंख्या भी फुलफिल करती है। तीसरी चीज साहब कि हमने प्रति व्यक्ति इनकम भी इतनी हो रही है। चौथी चीज आपने बोल दिया कि साहब यहाँ पे तो जो गैर कृषि कार्य है उसके अंदर जनसंख्या भी फुल लगी हुई है, तो क्या हमें नगर परिषद बना दिया जाएगा क्या, नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, ये गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको नगर परिषद का दर्जा दे रही है या नहीं दे रही है। ये सारी चीजें डिपेंड किसके ऊपर करेगी, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ये देने से पहले कम से कम ये देखेगी कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए। अगर है तो आप इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते कि साहब हमें नगर परिषद का दर्जा दो, ठीक है। तीसरी चीज अपन देखते हैं नगर निगम। क्या होता है नगर निगम, नगर निगम किसको बोलते हैं, वृहद शहरी क्षेत्र को, मतलब मेट्रो सिटी जो हो गई उसे वहां पे क्या बन जाएगा, नगर निगम बन जाएगा। अगर कोई बड़ा शहर है तो सरकार चाहे तो वहां पे क्या बना सकती है, नगर निगम बना सकती है। कोई भी बड़ा शहर है उसके अंदर बोल दिया कि मान लो उदयपुर है, अब उदयपुर को गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यहाँ पे नगर परिषद से काम नहीं चलेगा, इसको क्या बना दिया जाए, नगर परिषद बना दिया जाए, नगर निगम बना दिया जाए, तो सरकार वहां पे क्या बना देगी, नगर निगम बना देगी। अच्छा, इस नगर निगम बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो सरकार ने बोला है कि इसके लिए आपकी जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। पॉपुलेशन 5 लाख से नीचे है तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप बोले सर पॉपुलेशन तो 5 लाख से नीचे है तो क्या हम नहीं बनेंगे क्या, नहीं। एक टर्म है जिसके अंदर आपको छूट मिली है कि वो आपका संभाग मुख्यालय हो, यानी डिवीजन हेडक्वार्टर हो, तो आपको इसके अंदर कंसीडर किया जा सकता है, भले ही आपकी आबादी कम हो। लेकिन अगर ये शर्त आप पूरी कर सकते हैं तो गवर्नमेंट चाहे तो आपको नगर निगम का दर्जा दे सकती है। दूसरी चीज अपन देखते हैं कि आबादी कितनी होनी चाहिए साहब नगर निगम बनाने के लिए, तो 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम आपके वहां पे रहने चाहिए। इतनी जनसंख्या तो होनी चाहिए तभी नगर निगम बनेगा, तो अच्छा लगेगा। गांव कोई नगर निगम थोड़ी बना दोगे ऐसे कोई। दूसरी चीज साहब नगर निगम सर्वाइव कैसे करेगा, वहां पे इनकम पर व्यक्ति उससे नगर निगम को होनी चाहिए।
तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि 500 रुपए पर व्यक्ति की कम से कम इनकम तो होनी ही चाहिए नगर निगम को। इससे कम है तो नगर निगम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और क्या बोला गया साहब, गैर कृषि कार्य, नगर निगम है, लोग कृषि कार्य भी करते हैं, गैर कृषि कार्य भी करते हैं, तो बोला गया 50% से ज्यादा लोग गैर कृषि कार्यों में इन्वॉल्व होने ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वहां पर सरकार चाहे तो नगर निगम की स्थापना कर सकती है। वही बात है, कंपलसरी नहीं है, गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट चाहेगी तो बना सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो नहीं बना सकती है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं धारा 5 के अंदर ही कि निगमन का स्वरूप। ठीक है, नेचर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, नगर पालिका एक निगमित निकाय है। नगर पालिका एक क्या है, निगमित निकाय है। निगमित निकाय का मतलब क्या हुआ कि नगर पालिका को एक इंसान के रूप में क्या मिला हुआ है, दर्जा मिला हुआ है कि साहब नगर पालिका एक इंसान के रूप में दर्जा मिला हुआ है। नगर पालिका हमेशा रहेगी बनी हुई है। ठीक है, इसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, मतलब जब तक गवर्नमेंट उसको नगर पालिका को समाप्त नहीं कर देगी, नगर पालिका बनी रहेगी, हमेशा शाश्वत है जब तक गवर्नमेंट उसको समाप्त नहीं कर दे। साहब नगर पालिका बोर्ड मान लो चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिका भंग हो गई तो क्या नगर पालिका समाप्त हो जाएगी? नहीं, नगर पालिका शाश्वत है। नगर पालिका का बोर्ड भंग हुआ है, अध्यक्ष गए हैं, पार्षद गए हैं, उपाध्यक्ष गए हैं, नगर पालिका वैसे की वैसे ही रहेगी। मतलब नगर पालिका शाश्वत है जब तक सरकार उसको समाप्त करने के लिए अलग से कानून नहीं बना दे। ठीक है, तीसरा अपन देखते हैं नगर पालिका की एक प्रमुख जो सील होती है, मोहर होती है। नगर पालिका की एक क्या होगी, मोहर होगी। ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके ऊपर नगर पालिका की मोहर रखती है, उसको वेरीफाई करती है। चौथा चीज अपन देखते हैं नगर पालिका स्वयं कोर्ट के अंदर वाद ला सकती है। ये क्या है, वाद है। नगर पालिका स्वयं क्या ला सकती है, वाद ला सकती है आपके ऊपर। ठीक है, वाद का मतलब हुआ कि आप कोई नगर पालिका आपसे कोई मान लो टैक्स लागू कर दिया आपके ऊपर, और आप उस टैक्स को क्या नहीं कर रहे हो, जमा नहीं कर रहे हो, तो क्या नगर पालिका आपके ऊपर केस कर सकती है? क्या बिल्कुल साहब, नगर पालिका आपके ऊपर क्या करेगी, केस करेगी। और ये जो केस चलेगा कोर्ट के अंदर, ये कोर्ट के जो नगर पालिका का अध्यक्ष होगा या नगर पालिका का जो ईओ होगा उसके नाम से नहीं चलेगा, ये चलेगा उस नगर पालिका के नाम से, क्योंकि नगर पालिका खुद अपने आप में क्या है, इंसान माना गया है। तो उस नगर पालिका के नाम से आपके ऊपर क्या चलेगा, केस चलेगा। ठीक है साहब, नगर पालिका ने हमारे ऊपर केस कर दिया। अब ऐसा होता है कि नगर पालिका ने कुछ किया और उससे आपको नुकसान हो गया, तो क्या आप नगर पालिका के ऊपर केस कर सकते हो क्या? हाँ, नगर पालिका के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति वाद ला सकता है। आपको लगता है कि साहब ये नुकसान हुआ है, इस नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है, नगर पालिका है। मान लो ईओ साहब हो, और आप ईओ साहब ने क्या कर दिया, कोई आदेश दे दिया अपने कर्तव्य की पालना के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर उस व्यक्ति का क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो क्या उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार है क्या? नहीं, उसके लिए नगर पालिका जिम्मेदार है। वो केस किसके ऊपर आएगा, उस नगर पालिका के ऊपर आएगा। उस नगर पालिका के ऊपर क्या किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि नगर पालिका एक क्या है, निगमित निकाय है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं अपवाद, एक्सेप्शंस इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि इसके अंदर कुछ छूट मिली हुई है कि जो चीज है, जो चीजें फुलफिल कर रही है, लेकिन वो नगर पालिका चाहे तो नहीं बन सकती है। जैसे कि राज्यपाल, गवर्नर अगर चाहे तो अधिसूचना जारी करके कोई भी औद्योगिक नगरी है उसे औद्योगिक नगरी का दर्जा दे दे और बोले कि साहब यहाँ पे नगर पालिका की स्थापना नहीं होगी, तो वहां पे नगर पालिका की स्थापना नहीं होगी। सर ये कैसे हो गया? साहब गवर्नमेंट चाहे, अगर गवर्नर अगर अध्यादेश जारी कर देता है, मान लो एक सपोज करो कि आपके जैसे जापानी जोन है, जापानी जोन है आपके नीमराणा के अंदर, जो अभी नया जिला बन गया है कोटपुतली बहरोड, उस जिले के अंदर ये है। अब ये कोई क्षेत्र छोटा मोटा नहीं होता, ये बहुत ब्रॉड लेवल के ऊपर होता है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर होता है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आके लगती है। तो उस पूरे क्षेत्र को उन्होंने क्या कर दिया, औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया। तो उसका उद्देश्य ये होता है कि उस क्षेत्र का पूरा प्रॉपर क्या हो सके, विकास हो सके। उस विकास के अंदर नगर पालिका के द्वारा मान लो कोई उसका रोल नहीं रहे और उसका इंडिविजुअल अपने आप में क्या हो, विकास हो, वहां पे उसके नगर पालिका का रूल लागू नहीं हो। सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है वो वहां की होती है, उनकी होती है, वही उसके अंदर क्या करेंगे, सड़कें, सारा पानी, सीवरेज, सब चीजों का वो विकास करते हैं। उस अगर राज्यपाल ने उसको औद्योगिक नगरी का दर्जा दे दिया तो वहां पे क्या नगर पालिका के रूल लागू होंगे क्या? नहीं, नगर पालिका के रूल लागू नहीं होंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि उस क्षेत्र का प्रॉपर क्या किया जा सके, औद्योगिक विकास किया जा सके, इसलिए ये प्रयास किया गया है, ये प्रोविजन रखा गया है। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं कि यदि कोई जैसे कोई क्षेत्र है उसका सांस्कृतिक महत्व रखता हो, ठीक है, कल्चरल उसकी वैल्यू हो या उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू हो या कोई टूरिज्म के लिहाज से वो क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, तो क्या सर वहां पे नगर पालिका को हो सकता है क्या? नहीं। अगर राज्य सरकार, वहां पे गवर्नर था, यहां पे कौन है, राज्य सरकार, राज्य सरकार यहां पे चाहे तो वहां पे नगर पालिका नहीं होगी, वहां पे किसका गठन करेगा, विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है या उसे विशेष क्षेत्र घोषित कर सकती है। यानी राज्य सरकार अगर कोई क्षेत्र है उसका हिस्टोरिकल या उसका कोई कल्चरल या टूरिज्म के हिसाब से उसकी मतलब कोई इंपोर्टेंस हो,
तो वहां पे नगरपालिका नहीं बना के विकास प्राधिकरण का क्या कर सकती है, गठन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि जैसे जयपुर के अंदर आमेर है, और आमेर का आपको भी पता है कि बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, पर्यटक आते रहते हैं, टूरिस्ट खूब आते रहते हैं। तो क्या वहां पे नगरपालिका है क्या? नहीं, वहां पे नगरपालिका नहीं है। तो सर वहां पे क्या है? तो वहां पे सरकार ने क्या बना रखा है कि आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण बना दिया, यानी आमेर के अंदर नगरपालिका नहीं है। राजस्थान सरकार ने वहां पे क्या बना दिया? आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण बना दिया। आप अब डाउट आएगा मन के अंदर कि सर जयपुर के अंदर भी विकास प्राधिकरण है क्या, यही वैसे ही है क्या? नहीं, ये वैसे नहीं है। इसका इस विकास प्राधिकरण से कोई भी संबंध नहीं है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, कोई नहीं बताएगा। ये जो विकास प्राधिकरण है और जयपुर वाला जो विकास प्राधिकरण है, या जो भी अलग अलग बड़े बड़े शहरों में विकास प्राधिकरण बने हुए हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे अपन बात करते हैं कि जयपुर विकास प्राधिकरण है, तो जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना 1982 के अंदर हुई है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जूनियर अकाउंटेंट का आपके एग्जाम हुआ है और उसके अंदर ये पूछा गया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है। तो जो एक्ट आया था 1982 के अंदर आया था। सर बोले कि ये जो प्राधिकरण है, जो जयपुर विकास प्राधिकरण, और जो इस एक्ट के अंदर ये छूट दी गई है और ये विकास प्राधिकरण, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? तो इन दोनों के अंदर आप ये देखना कि अगर कोई क्षेत्र है उसका कल्चरल वैल्यू है, ठीक है, और सरकार ने बोल दिया यहां नगरपालिका नहीं बनेगी, और वहां पे विकास प्राधिकरण बना दिया, तो क्या वहां पे नगरपालिका होगी क्या? नहीं, वहां पे नगरपालिका नहीं होगी। लेकिन जैसे अपने जयपुर है, तो जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण है, जेडीए है, तो जेडीए के साथ में नगर निगम है क्या? बिल्कुल साहब, जेडीए के साथ में नगर निगम है। ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये क्षेत्र काम करता है उस क्षेत्र का जो हिस्टोरिकल वैल्यू है उसको बचाने के लिए काम करता है। ये जो जेडीए है ये काम करता है मेट्रो सिटी के सुनियोजित विकास के लिए। साहब ये मेट्रो सिटी है, इसका बहुत बड़े रूप में क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, दूर दूर तक के गांवों को इसमें शामिल करना और ऐसा विकास करना है कि आगे के 50 साल की जरूरतों को पूरा कर सके, मास्टर प्लान को लागू करना है। तो इसके अंदर नगर पालिका और जेडीए दोनों, नगर निगम और जेडीए दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। इसके अंदर सिर्फ विकास प्राधिकरण काम करता है, नगर निगम या नगर पालिका काम नहीं करती है। दोनों ही बिल्कुल अलग अलग सेपरेट चीज है। आप इन्हें एक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये सबसे ज्यादा क्या है, कंफ्यूजिंग है और इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो जयपुर विकास प्राधिकरण इसके अंतर्गत आता है। जेडीए का एक्ट 1982 के अंदर इसका क्या गया, गठन किया गया है। ठीक है, ये नगर निगम के मिलकर साथ में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके साथ में मुझे एक क्वेश्चन मिल गया था जो पिछले एग्जाम के अंदर पूछा गया था, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र को नगर परिषद, नगर पालिका नहीं है, नगर निगम नहीं है, बीच वाला नगर परिषद की बात करिए कि नगर परिषद की स्थापना की जाए। छोटे शहरी क्षेत्र को, आपको पता है साहब, छोटे शहरी क्षेत्र को तो अपन क्या बनाते हैं, नगर परिषद बनाते हैं। छोटे शहरी क्षेत्र को अपन क्या बनाते हैं, नगर परिषद। और जो बड़े शहरी क्षेत्र होते हैं उसे क्या बना देते हैं, नगर निगम बना सकते हैं। और जो संक्रमणीय क्षेत्र होते हैं, यानी गांव से किस तरफ बढ़ रहे हैं, शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्हें क्या बनाते हैं, नगर पालिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, छोटे शहरी क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटे शहरी क्षेत्र को अपन क्या बना सकते हैं, नगर परिषद। ठीक है, अपने नोट्स के अंदर भी ये बात दी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ ही आज की हमारी ये क्लास समाप्त होती है। मैंने अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास किया है कि आपको सरल से सरल शब्दों के अंदर अच्छे से समझा सकूं। मेरा ये प्रयास पहला प्रयास है, हो सकता है कि मेरे से कोई गलती रह गई हो, तो आप इसके अंदर अगर कोई मेरे लिए सुझाव है तो वो आप दे सकते हो। दूसरा, मैंने इसके लिए बहुत सारे एफर्ट किए हैं, उन शब्दों को तोड़ने की कोशिश करिए जो बड़े डाउटफुल होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में आप क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके जितने ज्यादा इस क्लास के ऊपर व्यू आएंगे वो मुझे आगे क्लास के लिए क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इस क्लास को शेयर करिए। आपसे वादा करता हूं कि इसके अंदर जो पूरा एक्ट है, इसके अंदर जितने भी डाउटफुल जो आपके धाराएं हैं, जो आपको डाउट करती है, उनको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। पूरा विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत।